हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है या पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका इंद्रमणि पांडे। तो दोस्तों, बिम्स्टेक के अगले महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल बनने वाले हैं इंद्रमणि पांडे, और वह ऐसे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बनेंगे। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। देखिए दोस्तों, एक दिन हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में अरिंदम बागची को जेनेवा में यूनाइटेड नेशन का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। उससे पहले कौन थे जेनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि? तो वो थे इंद्रमणि पांडे। चलिए अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और इसका गठन हुआ था 1997 में। इसके 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। यहां पर आप उन देशों का मैप देख सकते हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। दोस्तों, जो बिम्स्टेक समूह है उसमें बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र के जो देश हैं वो शामिल हैं। दुनिया की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास इन 7 देशों में रहती है। तो ये आंकड़ा भी आप नोट कर सकते हैं। बिम्स्टेक के सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। दोस्तों, बिम्स्टेक का उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। आज के एक्स्ट्रा नॉलेज में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैट का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसे आसियान बोला जाता है, इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। रेड क्रॉस का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, लेओन्स, फ्रांस में है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपको इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात ये की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहां शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। तो अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। यानी कि अब जो फर्टिलाइजर डीएपी था उसको अब लिक्विड फॉर्म में भी बनाया जाएगा। डीएपी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। और दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर प्लांट बनाया गया है इसको स्थापित किया है इफ्को ने, और इफ्को के द्वारा जो नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर बनाया गया है
उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है। इस फर्टिलाइजर की जो 500 ml की एक बोतल होगी वो 45 किलो यूरिया के बराबर होगी। यानी कि अगर आप 500 ml की एक बोतल लेते हैं तो वो 45 किलो यूरिया के बराबर कार्य करेगी। इफ्को ने अभी हाल ही में अमेरिका को लिक्विड यूरिया एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि अब भारत लिक्विड यूरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों को। फिलहाल इफ्को 25 देशों में यूरिया एक्सपोर्ट कर रहा है। बात आई है इफ्को की, तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। दोस्तों, इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है, यानी इसका काम है फर्टिलाइजर का निर्माण करना किसानों के लिए। इसके अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी और इफ्को की शुरुआत हुई थी 1967 में। 57 मेंबर्स के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहां पर प्रथम की बात आई है तो 2023 में प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया है किसने? ओडिशा टीवी ने। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहां से होगा? हरियाणा से। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है केरला। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश बना है केरल। और भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है वायनाड, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो विश्व पोलियो दिवस है ये जोनास साल्क के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जोनास साल्क की बात करें तो वह एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो पोलियो नामक बीमारी है यह पोलियो वायरस के कारण होती है। दोस्तों, 24 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, वो मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और ये जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये पहली बार 1948 में मनाया गया था। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का जो पहला सम्मेलन था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और ये अमेरिका में स्थित है। इसके 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रसियन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। तो यह इसके 6 प्रमुख अंग हैं। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में बना तेज चक्रवात किस देश से टकराया है? आंसर हो जाएगा यमन से। तो अभी दोस्तों अरब सागर में एक चक्रवात बना था, उसका नाम था तेज और ये यमन देश से टकराया है। तो तेज चक्रवात अरब सागर में इस साल का बनने वाला दूसरा चक्रवात है। इससे पहले अरब सागर में बिपरजॉय नाम का चक्रवात बना था और अब तेज नाम का चक्रवात बना है। और दोस्तों जो तेज चक्रवात था इसका नामकरण भारत ने किया है। तो ये जो तेज चक्रवात था ये 23 और 24 अक्टूबर की देर रात को यमन के तट से टकराया है और इसने ओमान में भी प्रभावित किया है। दोस्तों यहां पर आप अरब सागर देख सकते हैं, ये है अरब सागर। तो यहीं पर तेज नाम का चक्रवात बना था और यह यमन और ओमान के तट से टकराया है। तो इसने दोनों देशों में नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों बात करें अगर हम यमन की तो कैपिटल इसकी सना है, यानी कि जो इसकी संवैधानिक रूप से कैपिटल है वो सना है। करेंसी है यमनी रियाल। प्राइम मिनिस्टर हैं माइन अब्दुल मलिक सईद और इस देश में गृह युद्ध भी चल रहा है, तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। दोस्तों जो अरब सागर में साइक्लोन तेज बना था
उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी एक नया चक्रवात बना था, यानी कि दो चक्रवात एक साथ बने थे। तो जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना था उसका नाम था हमून, और ये जो हमून नाम दिया है ये दिया है ईरान ने। दोस्तों, चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो कोस्टल एरिया है वहां पर लोगों को हटाने का आदेश दिया गया है। और ये जो हमून नामक चक्रवात है यह धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत से इसके टकराने की आशंका नहीं है, यानी ये भारत में नुकसान नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहां पर जो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो मैप जारी किया गया है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा, ये है अरब सागर, ठीक है, और ये है बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बना था उसका नाम था हमून, और जो अरब सागर में बना था उसका नाम था तेज। तो ये तेज जो है ये यमन से टकराता है, ओमान से टकराता है, और ये जो है ये बना हुआ है हमून। तो दोस्तों, ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। तो दोस्तों, साधना सक्सेना नायर चिकित्सा अस्पताल सेवा जो कि सशस्त्र बल के लिए है तो उसकी महानिदेशक बनी है। तो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने के बाद इस कार्यभार को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कौन? साधना सक्सेना नायर। यहां पर पहली महिला की बात आई है तो 2023 की कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई हैं कौन? कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं रायना वरनाबी। आईसीसी मेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा। इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला है सालिजा धामी। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। तो दोस्तों, यहां पर बात आई है आईआरसीटीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करना। और दोस्तों, यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। चलिए दोस्तों, अब हम हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु गंगाधरन को अभी हाल ही में नेस्कॉम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आर दोराईस्वामी एलआईसी के प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। तो यहां पर आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है मिलान 24 का मतलब 2024 में होगा। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित कराया जाता है और इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। तो इस अभ्यास के शुरू होने से पहले एक मध्य योजना सम्मेलन हुआ है जिसमें इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ये जो मिलान अभ्यास है 2024 का, ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 19 से 27 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस साल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें 50 से अधिक देश शामिल हो सकते हैं। मिलान अभ्यास की बात करें तो यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। इसका पिछला संस्करण 2022 में 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था और उसमें 39 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बैटरी की प्रमुख सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया है चाइना ने। तो दोस्तों, हाल ही में विश्व के शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक और निर्यातक चीन ने बैटरी की प्रमुख सामग्री
ग्रेफाइट प्रोडक्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यानी कि जो ग्रेफाइट के प्रोडक्ट हैं उनके निर्यात पर बैन करने का फैसला किया है किसने? चाइना ने। यानी कि अब वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इस कदम का उद्देश्य है चाइना की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये तर्क दिया गया है चाइना के द्वारा। अब ये जो ग्रेफाइट है ये बैटरी बनाने में यूज किया जाता है, तो दुनिया के और जो अन्य देश है जो इससे खरीदते थे उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। इसका उपयोग बैटरी के लिए, इलेक्ट्रोड के उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। चाइना में ग्रेफाइट का अधिक उत्पादन किया जाता है। यानी कि दुनिया का जो 2/3 ग्रेफाइट है ये चाइना में ही उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने साल 2023 के लिए अनुभव पुरस्कार की घोषणा कर दी है। तो इन पुरस्कारों को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस साल 13 पुरस्कार विजेताओं को यह अनुभव पुरस्कार दिए गए हैं। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया गया था। अब ये जो अनुभव पुरस्कार हैं ये किससे दिए गए हैं? तो ऐसे कर्मचारी जो पेंशन भोगी हैं तो वो क्या काम करते हैं, इस पोर्टल पर अपने अनुभव शेयर करते हैं और लेख लिखते हैं। तो जिनके लेख बहुत अच्छे होते हैं उनको सरकार के द्वारा अनुभव पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी 13 पुरस्कार विजेताओं को ये अनुभव पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल जो हैं वो अभी हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। शुभमन गिल ने 38 पारियों में 2000 रन पूरे किए हैं, जबकि हाशिम अमला ने यह उपलब्धि 40 पारियों में हासिल की थी। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? मलेशिया। एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखराम ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को। UNWTO ने मंडला गांव को सर्वश्रेष्ठ पट्टन गांव की सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज प्राप्त हुआ है? INS इम्फाल। हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO कौन बने हैं? अशोक वासवानी। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति। तो शुद्धोधन उनके पिता थे, महामाया उनकी माता थी, प्रजापति गौतमी उनकी विमाता थी यानी मौसी थी, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, राहुल उनके पुत्र का नाम था, चन्ना उनके सारथी का नाम था और कंथक उनके प्रिय घोड़े का नाम था। अलार कलाम उनके प्रथम गुरु थे। बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजित और उदयन उनके शिष्य थे और जो राजा भी थे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मलेशिया। तो इसका आंसर सभी लोगों ने मलेशिया दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।